हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ओके, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए वही पेपर वन 17 जून 2025 वाला इकोनॉमिक्स सेक्शन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, माय नेम इज अमित कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनजी क्लासेस फॉर आरएएस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसा कि मेरा हर वीडियो एक सिलेबस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अपन सिलेबस देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का। देखो, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में जो सिलेबस दिया गया है ये मेनली जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है, क्या पैटर्न चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कुछ एग्रीकल्चर के रिलेवेंट कुछ पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और एग्रीकल्चर से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसका रिलेवेंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम ला रही है, जैसे पीएलआई होते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं ये। इसमें फिर एलपीजी का इफेक्ट हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए। फिर आता है इन्फ्लेशन, प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई मैनेजमेंट। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उसके रिलेवेंट अगर कुछ एमपीसी के से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हो गए। फिर आता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, आर्टिकल 280 वाला, कि उसकी क्या रिकमेंडेशन रही हैं, कौन सा आयोग चल रहा है, कौन सा कमीशन चल रहा है, ये फिर एक एफआरबीएम हो गया, फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड फिजिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट आता है बजटरी ट्रेंड्स की। इस बार के पेपर में बजट का बहुत अहम योगदान रहा है, अभी देखने को मिलेगा इस बार के पेपर में। बजट से रिलेवेंट कि सरकार ने सभी सेक्टर्स के लिए बजट में क्या रखा है, कैसे वो कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव करने के लिए हेल्पफुल है। टैक्स रिफॉर्म्स क्या हैं, सब्सिडीज क्या हैं, उनसे उनके रिलेवेंट इश्यूज क्या हैं, ट्रेंड्स क्या रहे हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के। फिर है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइवेट, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सरकार कैसे काम करा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो रहा है, रोड कैसे बन रही हैं, डैम्स क्या क्या चल रहा है, इरिगेशन जैसे रिवर लिंकिंग होती है सब। फिर आता है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में पोर्टी स्कीम्स, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेवेंट, हेल्थ केयर हो गया, इनइक्वलिटीज़ हो गई। तो ये अपना मोटा मोटा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस रहा है। सेकंड पार्ट है इसका वर्ल्ड इकोनॉमी का। इसमें दो ही टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, कि ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, ट्रेंड्स, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी का कोई ज़्यादा रोल दिख नहीं रहा इधर। ओके, अभी आता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में एग्रीकल्चर का सेक्शन है, जिसमें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रहेंगी, वाटर रिसोर्सेज रहेगा, इरिगेशन रहेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रहेगी, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रहेंगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सेक्शन नया ऐड हुआ होगा शायद इसमें, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में भी अभी न्यू रिसेंटली 2-3 साल से ऐड होने लगा है। फिर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायती राज, स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि जो तीनों सेक्टर हैं अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, तीनों से रिलेवेंट हो गया। रूरल हो गया, मेजर डेवलपमेंट प्रोडक्ट हो गए, इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम होगी, सोशल सर्विसेज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में कुछ कुछ टॉपिक सेम है, बट जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेवेंट सारे टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में है। सो लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन फर्स्ट था, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमो ड्रोन दीदी योजना ऑफ राजस्थान। सो ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था पेपर से 2-3 महीने पहले। राजस्थान से इस स्कीम का इनिशिएटिव हुआ था, पीएम मोदी भी आए थे कोटा वाले एरिया से, हाड़ौती रीजन में मेनली।
तो देखो इसका मेन ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेड बाय वुमेन, 8 लाख तक लिमिट थी ड्रोन की। और वो ड्रोन वुमेन्स ही यूज़ करेंगी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे पेस्टिसाइड को छिड़कना, ये सब के लिए है। सो हम आंसर देख सकते हैं इसका। आंसर में मैंने ये लिखा कि टू एम्पावर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद ड्रोन्स एंड ट्रेनिंग टू ऑफर एग्रीकल्चर सर्विसेज सच एज स्प्रेइंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, 2 नंबर में था, इतना आंसर इनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच बॉडी इन इंडिया रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नंबर, व्हाट इज इट्स पर्पस। देखो जो भी इंडेक्सेस वगैरह होते हैं मेनली नीति आयोग ही करता है, ठीक है। नीति आयोग के साथ में कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट मेनली नीति आयोग ही स्टेट्स और यूटीज का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कम्पिटिटिवनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल दिया गया है, जिसकी स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी, जो कि ईस्ट ऑयल जो अपना प्लानिंग कमीशन होता था उसके स्थान पे। ओके, सो नीति आयोग ने एक इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस, उसके साथ मिलकर ये रैंक देता है। और इसका पर्पस होता है, कुछ पिलर्स होते हैं जैसे कि उस स्टेट की पॉलिसी कहती है, ईज ऑफ डूइंग कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग निकालते हैं। और कम्पिटिटिवनेस को अच्छा करने के लिए, एनवायरनमेंट को गुड करने के लिए ये निकाला जाता है। आंसर में मैं यही बताया कि रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन ए पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस, identifies strength, weakness, opportunities and challenges to foster conducive export environment in states and UT। और इसके पिलर जो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी होता है, बिजनेस का इकोसिस्टम होता है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम होता है एंड एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस होता है। 2 नंबर में था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूरिया गोल्ड इन इंडिया। सो देखो यूरिया गोल्ड 2-3 साल पहले का पॉइंट है ये। यूरिया गोल्ड ये था कि सल्फर की जो कमी होती थी यूरिया में या अपने सोयल में, उसको पूरा करने के लिए यूरिया में सल्फर मिला के उसको यूरिया गोल्ड बनाया गया था। आंसर में मैंने क्या लिखा है देखिए, सर्व्स टू एड्रेस सल्फर डेफिशिएंसी इन इंडियन सोइल्स particularly for oil seeds and pulses। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में था कि व्हाट इज द importance of acknowledgement certificate for MSMEs issued by the nodal agencies in Rajasthan under MSME Act 2019। देखो राजस्थान का जो MSME Act 2019 है, उसमें जो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट मिलता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस ये है कि जो जो बेनिफिट्स एमएसएमई को मिलने वाले हैं वो इस सर्टिफिकेट से आपको मिल पाएंगे। और राजस्थान की एक स्कीम थी RIPS 2022, उसके भी जो भी बेनिफिट्स थे कि आपको 5 साल के लिए आपका इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होगा, 3 साल के लिए कुछ टैक्सेस में छूट है, तो वो सभी सर्टिफिकेट से होंगी। ओके, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ व्हाट आई हैव रिटन। ये देखो, एग्जाम्पशन फ्रॉम अप्रूवल्स, द सर्टिफिकेट ग्रांट्स एमएसएमई ए 5 ईयर एग्जाम्पशन फ्रॉम अप्रूवल्स एंड इंस्पेक्शन अंडर राजस्थान स्टेट लॉज। लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी काम कर रहे हो, उससे आपको एमएसएमई का स्टेटस का ये प्रूफ होता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको 3 साल तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एंड ओवरराइडिंग इफेक्ट, लाइक दिस सर्टिफिकेट कैन ओवरराइड लोकल रेगुलेशंस सच एज पंचायत की जो भी परमिशन वगैरह है उन सबको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपका एमएसएमई का सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स में वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जिसकी हाईएस्ट है वो टॉप पे होगा और बाद में घटते क्रम में इसको लिखना है। ओके, तो देखो टॉप में जयपुर है, फिर अपना बाड़मेर है, फिर भीलवाड़ा है, फिर अलवर अलवर है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं है। जयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अलवर, ये नंबर्स हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि उस
डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी निकाल के उसमें नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग कर रहे हैं उनका डिवीजन होना वो पर कैपिटा इनकम में आता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन था 5 नंबर में कि व्हाट इज द जीआई क्लाउड मेघराज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ये इकोनॉमिक सेक्शन में क्यों आया है? ये सोचने वाली बात है क्योंकि ये साइंस सेक्शन का क्वेश्चन था कि साइंस में स्टेट के क्या इनिशिएटिव थे, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इसलिए ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में डाला गया है। और क्योंकि ये सर्विसेज दे रहा है उनसे रेवेन्यू हो रहा है स्टेट को, अपने कंट्री को। ओके, तो मैं बेसिकली बता दूं कि मेघराज क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप्ड बाई और मैनेज्ड बाई एनआईसी। ओके, ये सर्विसेज देता है। सर्विसेज क्या होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जैसे अमेजोन वेब सर्विस होता है, गूगल का होता है जीसीपी होता है, गूगल का होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ। ओके, ये तो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे जीमेल हो गया, क्योंकि अपन मोबाइल में भी चलाते हैं कहीं पे भी चला सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही होता है कि द कंप्यूटेशन पावर वी गिव टू द सर्वर। लाइक अपने डिवाइस में कुछ कंप्यूटेशन नहीं होगा, सारा कंप्यूटेशन सर्वर पे होगा। अपने को किसी को सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल अपने लिए सर्विस हो गई। तो जो गूगल देता है जीमेल, वो एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगी। फिर होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज हो गई वो खुद मैनेज करेगा, आपको दे देगा प्लेटफॉर्म कि आप अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो, सॉफ्टवेयर वहाँ डाल लो, अपनी सर्विसेज कर लो, ये कर लो। फिर आता है स्टोरेज एज ए सर्विस, जैसे आजकल ये होता है ना कि जीमेल फुल हो गया है, आप हमारा क्लाउड का ये ले लो, आप अपनी फ़ोटो सेव कर लो। जैसे एप्पल का क्लाउड हो गया, आई क्लाउड हो गया, सब सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपना मेघराज भी इनिशिएटिव था एनआईसी द्वारा मैनेज्ड। ओके, मैंने जो आंसर लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आंसर क्या है, लॉन्च्ड इन दो 2014। इट्स ए नेशनल क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम aimed at modernizing the country's digital infrastructure to enhance e-governance, public service delivery managed by National Informatics Center. ओके, ये क्या क्या सर्विस देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और स्टोरेज एज ए सर्विस। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे होंगे? ऑब्जेक्टिव्स है इनहेंस ई गवर्नेंस, कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूसेस अपफ्रंट कॉस्ट इन कैपेक्स। कैपेक्स, जब कोई गवर्नमेंट नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो इसमें कैपेक्स और ओपेक्स होता है। कैपेक्स मतलब उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ऑपरेशन मतलब एक बार बन गया पूरा प्रोजेक्ट, उसको रनिंग की जो जो कॉस्ट होती है। तो कैपेक्स की जो अपफ्रंट कॉस्ट, जैसे सर्वर खरीदना और भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, तो वो सब में एफिशिएंसी हो गई कि आप मेघराज जो अपना इंडियन गवर्नमेंट का एनआईसी मैनेज करती है वहाँ से वो सर्विसेज ले लो, तो आपकी ये वाली कॉस्ट बच जाएंगी। एंड स्केलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कि आप ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर लोड बढ़ रहा है तो आपको अलग से सर्वर लगाना पड़ेगा। वो जो अपने मेघराज से जो भी लिए वो एक्सपेंड होती रहती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है क्योंकि स्टेट्स में जो वायरलेस एरिया नेटवर्क है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमाइजेशन या यूज मान सकते हैं अपन इसको, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द TREDS इन MSME। ओके, सो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इजी नहीं है। टी जिसको अगर नहीं पता कि TREDS होता क्या है तो क्या ही लिखोगे आप इसके बारे में, ब्लैंको, टोटल ब्लैंको। तो TREDS क्या होता है कि जो MSME कंपनीज होती हैं इनके जो इन्वॉइसेस होते हैं उनकी जो डिस्काउंटिंग होती है। जैसे आपका कोई इन्वॉइस है, पेंडिंग है, आपने काम कर दिया, आपने इनवॉइस बना दिया, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है और आपको इश्यू हो रहा है एज ए एमएसएमई, आपका जो कैश फ्लो है, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो कैश फ्लो में इश्यू हो गया, आपको कुछ आगे दूसरा प्रोजेक्ट उठाना उसके लिए कॉस्ट नहीं है, तो ये डिस्काउंटिंग्स होती हैं बेस्ड अपॉन योर इनवॉइसेस। मैं दिखा देता हूँ उसका पूरा। देखो, वो TREDS का फिर फुल फॉर्म था कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये आरबीआई ने 2014 में लॉन्च किया था। इसका आता है कोलेटरल फ्री एक्सेस होता है। अनलाइक ट्रेडिशनल लोन्स, आपको लोन्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है आपका एसेट का कोलेटरल दो, ये इसमें क्या होता है कि आप इन्वॉइसिंग करो, इन्वॉइसिंग का जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है
उसके बेसिस पे आपको लोन वगैरह मिल जाता है, जिससे आपका इम्प्रूव हो जाता है, कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, अलाउज एमएसएमई टू सेल अनपेड इनवॉइसेस टू फाइनेंसर्स एट competitive rates, receiving funds within 48 hours. Okay, and cost effective क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स ऑन TREDS रेंज फ्रॉम 7 to 11% पर एनम सिग्निफिकेंटली देन अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि मार्केट से लोन लोगे वो 16-18% आता है एमएसएमईज के लिए, अब किसी के लिए भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द सोशल सेक्टर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। देखिए, सोशल सेक्टर अपने आप में कौन सा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल सेक्टर समाज के लिए जो भी होगा, समाज के लिए जो आप कुछ करोगे तो हल्का फंडिंग तो होती नहीं है, काफ़ी फंडिंग लगती है। रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, हाईवेज का काम, कुछ नहरें बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई सारा पैसा गवर्नमेंट का लगे, गवर्नमेंट भी बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्टेंट होता है, स्टेट बजट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने किया कि भाई जो भी सोशल सेक्टर की सर्विसेज है उसमें पब्लिक प्राइवेट का जो पार्टनरशिप हो जाए ना, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, वो मॉडल को यूज़ करके कुछ पैसा प्राइवेट लगाए, कुछ पैसा पब्लिक लगाए, उसको बनाए, उसके बाद में जो भी पैसा का वसूली हो, जैसे अपने हाईवे पे टोल्स वगैरह वसूली होती है, ये उसी का मॉडल होता है सोशल सेक्टर का वायबिलिटी गैप के लिए। अब मैं आपको एज ए डेफिनेशनल फॉर्म में बता देता हूँ कि नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्स टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि चीज़ें बढ़ती रहें, फाइनेंशियल वाइबल हो जाए, सोशल एसेंशियल थिंग्स वो ना रुक जाएं, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कैपिटल सब्सिडी हो गई, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग एट कंसेशनल रेट हो गई, लमसम सब्सिडीज हो गई, आउटपुट बेस्ड ग्रांट्स हो गई, फंडिंग स्ट्रक्चर हो गया, अप टू 30% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ फॉर सोशल सेक्टर लाइक वाटर सप्लाई के लिए मैंने आपको बताया, जैसे स्वच्छ पानी पहुंचाना घर घर, नल, ये सब स्कीम्स हो गई। इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सब में सरकार कहाँ से खर्च कर देगी, तो ये सब के लिए। तो ये इनकी कैटेगरी होगी कि ये वाली कैटेगरी के लिए अप टू जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा इसका 30%, और ये वाली कैटेगरी के लिए अप टू 40% हो जाएगा कि कैपेक्स में कितना, ओपेक्स में कितना, ये हिसाब के एक ये क्वेश्चन था। इसकी जो डिमांड थी वो मेनली यही थी कि आपको ट्रिपल P के बारे में समझाना है, कोई आपका एग्जांपल याद आ रहा है NHAI का या PD कोर का, कोई भी एग्जांपल हो वो डालना है, और कौन से सेक्टर के लिए कितना परसेंट ये होगा, कौन से सेक्टर के लिए कितना परसेंट क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, पहली चीज़ तो। और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है मतलब इससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, या जो भी ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज थे उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और इसका मेनली अभी विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है, वो भी आप एग्जांपल के फॉर्म में दे सकते हो। और गवर्नमेंट ने कुछ एम्स दिए हैं कि भाई इतना इतना MMT का प्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, वो सारे इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन आंसर की तरफ आते हैं। देखिए, ये सरकार ने अभी जनवरी 2023 में अप्रूव किया था MNRE का, इस MNRE जिसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। बजट कुछ 20,000 करोड़ का है, कुछ 8 साल की स्कीम है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रखना है, देखिए एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मीट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन का वो रखना है 2030 तक, एंड सपोर्ट बाई 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2 पावर इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकार्बोनाइजेशन ऑफ की सेक्टर्स, डीकार्बोनाइजेशन ये हो गया कि कोई भी सेक्टर चल रहे हैं अपने, तो उसमें जो फ्यूल के रूप में है पेट्रोल, डीजल, कोयला, या जिनसे CO2 का इमिशंस हो रहा है, ये सब को कम करना है, वहाँ पे एनर्जी सोर्स ये हो जाए। रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइजर हो गई, स्टील हो गई, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस को कम करना है। एनर्जी ट्रांजिशंस, एनर्जी ट्रांजिशंस में क्या लिखा है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स,
cutting crude oil imports by 10%, approximately 30 MMT annually, and abating 50% 50 MMT of CO2 emission by 2030। देखो एक मिशन है कि 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होना है, वो सब भी मेंशन कर सकते हैं हम। इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ और 8 लाख करोड़, क्रिएट 6 लाख जॉब्स एंड डेवलप ए रोबस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स एंड R&D। ग्लोबल लीडरशिप इन एक्सपोर्ट्स, कि इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेवेंट टेक्नोलॉजी हो, ये सब के लिए पार्टनरशिप करना इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन इंडिया। देखिए ये अम, नीति आयोग के द्वारा संचालित होता है ये। इसमें स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्लास 6 से अबोव जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। स्कूल्स में बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप का भावना जागे, वो कुछ स्टेम एक जनरल टर्म है जो यूज़ करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, एनालिटिकल स्किल्स में इन्हेंसमेंट हो, क्रिएटिविटी बढ़े, उसके लिए मेनली यूज़ होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर लिखा मैंने। अंडर द अटल इनोवेशन मिशन एम बाय नीति आयोग ने स्टार्ट किया 2016 में। इसका काम है फोस्टर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, क्लास 6 से 12 के लिए है। प्रमोट इनोवेशन क्रिएटिविटी है, इनहेंस स्टेम एजुकेशन है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। 21st सेंचुरी स्किल्स, देखो 21st सेंचुरी मीन्स टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ रिलेवेंट टू मोबाइल फोन्स। आपका कोई भी कुछ भी करो आप ओटीपी आएगा, आधार का कुछ भी करो ओटीपी आएगा, बैंक का कुछ भी करो ओटीपी आएगा। तो मेकिंग स्टूडेंट्स more technology friendly, more understanding like how technology works, encourage inclusivity, support national innovation goals, create a collaborative ecosystem। मतलब स्कूलों में करोगे तो किसी भी वर्ग का बच्चा हो, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सबका इंक्लूजन हो पाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है बड़े वाले, 10-10 नंबर वाले। ओके, ये बोला कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स फ्यूचरिस्टिक रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26। ओके, इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेवेंट क्या क्या था। देखिए ये क्वेश्चन आया इसलिए क्योंकि पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है ये कुछ सेक्टर हैं जिनमें एफडीआई वगैरह या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती। जैसे एटॉमिक सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी वाला सेक्टर है, डिफेंस वाले हो गए पहले। तो इस बार यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए और कुछ बजट में रखा था कुछ कि जो स्मॉल साइज रिएक्टर वगैरह, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के रिएक्टर्स के रिलेवेंट कुछ बजट में अनाउंसमेंट थे कि समथिंग 20,000 करोड़ के अमाउंट का था टारगेट। तो उसके रिलेवेंट बताना था। और जो भी फ्यूल है, अनिल फ्यूल, ANEEL, यूरेनियम समथिंग मिक्सचर फ्यूल है वो, उसके रिलेवेंट था। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आंसर को मैंने है ना जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको 2 स्लाइड में कर दिया है, क्योंकि एक स्लाइड में लिखना काफ़ी कंजस्टेड लग रहा था मुझे। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। एम्फेसाइजिंग एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड decarbonization to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047 under the nuclear energy mission for Viksit Bharat. Capacity expansion to 100 gigawatt by 2047. Current nuclear capacity is 8.18 gigawatt. Aligning with net zero emission by 2070 and 500 gigawatt non-fossil fuel energy by 2030. Focus on small modular reactors SMRs. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था
कि बिहार विल बी द फर्स्ट वन टू हैव स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसको भारत रिएक्टर भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज 20,000 करोड़ का लोकेशन है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स बोल रहे हैं उनको, BSR, जहाँ पे दीज आर 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे ये, विद इनहेंस सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड लैंड रिक्वायरमेंट्स। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्या है, जिसमें कि दो एक्ट थे, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 आर प्रपोज टू इनेबल प्राइवेट सेक्टर इन इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए हैं, क्योंकि इसमें बार्क मेनली काम करता है, तो बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर is advancing research and development on SMRs, high temperature gas cooled reactors for hydrogen cogeneration and molten salt reactors to utilize India's abundant thorium reserves. The ANIL, ANEEL, Advanced Nuclear Energy for Enriched Life, ये यूरेनियम और थोरियम का मिक्स का फ्यूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स आर अनाउंस्ड in the Union Budget 2025-26 to boost MSMEs in India? MSME का क्वेश्चन है, बजट में उसकी डेफिनेशन चेंज हुई थी बेस्ड अपॉन इन्वेस्ट एंड द टर्नओवर, और उसके अलावा भी MSME के लिए एक लॉन्च किया गया था क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान वो होता था किसान क्रेडिट कार्ड, सेम ऐसे ही MSME का क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ किए गए थे, और काफ़ी PLIs भी थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी थी, वो सब हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए, ये जो डेफिनेशन चेंज हुई थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 कर दिया, जो जैसे पहले 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट को माइक्रो बोल रहे थे, उसको 2.5 करोड़ कर दिया, स्मॉल को 10 से 25 कर दिया, मीडियम को 50 से 125 कर दिया, और जो टर्नओवर था इसको डबल कर दिया, जैसे पहले 5 करोड़ था उसका 10 कर दिया, 50 का 100 कर दिया, 250 का 500 कर दिया। आंसर पार्ट 2, जैसे मैंने बताया कि जो जो भी स्कीम्स थी, जैसे इनहेंस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गई, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड फॉर एमएस माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम हो गई, जैसे रिलैक्सेशन इन टैक्सेशन ऑल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हो गया, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर हो गई, टॉय सेक्टर का डेवलपमेंट हो गया, ईज ऑफ डूइंग के रिफॉर्म्स हो गए, TREDS इनहेंसमेंट। देखो यही TREDS का एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि TREDS क्या था, तो ये डिस्काउंट्स थे, ट्रेड डिस्काउंट्स। ये 10 नंबर में लास्ट क्वेश्चन था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो जिसको भी बाड़मेर या पचपदरा में जो है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL का पार्टनरशिप है 26 एंड 74%, और उसने काफ़ी जॉब्स भी दिए हैं, उन जॉब्स और उनकी वजह से जो बाड़मेर है उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। ओके, वी नीड टू मेंशन इट। और इससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन भी था कि पर कैपिटा इनकम का क्या है। सो राजस्थान रिफाइनरी का काफ़ी बड़ा रोल है पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए बाड़मेर के, एंड उनका क्या टारगेट्स हैं, क्या प्रोडक्शन है, वो सब अपन नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है। देखिए, राजस्थान रिफाइनरी को ज्वेल ऑफ डिजर्ट कहा गया है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है, कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, पचपदरा बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान इंडिया। एग्जीक्यूटेड बाय HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HRRL एक जॉइंट वेंचर है HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी 9 MMTA है पर एनएम की। इसमें जो भी फ्यूल जनरेट होंगे वो BS6 ग्रेड के होने वाले हैं, जिसमें अदर भी पेट्रोकेमिकल भी होंगे, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, बेंजीन, टोलुइन वगैरह। इससे 1500 डायरेक्ट जॉब हैं और 40,000 इनडायरेक्ट जॉब्स हैं, जिससे राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, सपोर्ट इंडियाज गोल ऑफ 450 MMTPA रिफाइनिंग कैपेसिटी बाई 2030। यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि डेस्पाइट द वेदर, हार्श वेदर, water scarcity, the project emphasizes India's commitment to energy self-reliance and sustainable industrial development. Okay, thank you, thank you everybody for being with me. My name is Amit Kumar and आज इकोनॉमी का सेक्शन हो गया है। आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं बता दूंगा। ओके, हैव ए गुड डे गाइस, बाय बाय।